student, welcome to online class. In our previous lecture, we are discussed about light and type of charges. Now our next topic is the story of lightning. It is now possible to explain lightning in terms of the charge produced by rubbing. Lightning क्या होता है? Charges होते हैं जो rubbing के through produce होते हैं. You learnt in class 7th that during the development of a thunderstorm, the air current move upwards while the water droplets move downward. जब तूफान आता है तो क्या होता है, जो एयर करंट होते हैं वो ऊपर की तरफ को मूवमेंट करते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे की तरफ को. दिस विग्योरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ये जो मूवमेंट होती है वो चार्जेस को सेपरेट करती है. By a process not yet completely understood, the positive charge collect near the upper edge of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edge. ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड के अपर एज पे होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर एज पे. देयर इज accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of accumulated charge become very large, the air, which normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. जब पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है एयर में, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो ज़्यादा जल्दी उसको रजिस्ट नहीं कर पाता है उसके उन चार्जेस के फ्लो को. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में प्रोड्यूस स्ट्राइक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, आपस में ये टकराएंगे और फिर ब्राइट लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करेंगे. We see strike as lightning. The process is called an electric discharge. जो स्ट्राइक होती है, जब आपस में टकराते हैं ये चार्जेस, तो क्या होता है, वो स्ट्राइक हमें एज अ लाइटनिंग नज़र आती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं. The process of electric discharge can occur between two or more clouds. ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस होती है ये दो या दो से ज़्यादा क्लाउड के बीच में होती है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होती है. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike cloud destroy life and property. ये जो लाइटनिंग होती है वो क्या, लाइटनिंग और जो स्ट्राइकिंग होती है क्लाउड की, वो क्या करते हैं, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. इसलिए ज़रूरी होता है कुछ एक सेफ्टी मेजर को फॉलो करना जो हमें लाइटनिंग से बचा सकते हैं. लाइटनिंग सेफ्टी. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. जब लाइटनिंग होती है, तूफान आता है या बिजलियाँ चमकती है तो ओपन प्लेस सेफ नहीं होता है. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जैसे ही हमें थंडर सुनाई देता है, बिजलियाँ चमकनी या फिर बादलों की गर्जन हमको सुनाई देती है, तो क्या करना चाहिए, हमें एक सेफ प्लेस पे पहुंचना चाहिए. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ सेफ प्लेस. जैसे हमें लास्ट जो बादलों की गर्जन होती है वो सुनाई दे, तो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम सेफ प्लेस पे चले जाएं. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. कैसे हम सेफ प्लेस का पता लगा सकते हैं. अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस. हमारा घर या कोई बिल्डिंग एक सेफ जगह है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड द विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कार या बस से, तो हम गाड़ी के अंदर सेफ है. हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, गाड़ी के खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखने हैं. डूज और डूज नॉट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. जब तूफान आता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आउटसाइड, अगर हम बाहर हैं तो. ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. अगर हम घर से बाहर हैं तो क्या होता है, जो ओपन व्हीकल्स होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये सारी चीज़ें सेफ नहीं होती है. ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक. और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ओपन फील्ड्स होती है या फिर किसी पार्क के अंदर हम शेल्टर लेते हैं, ये भी ओपनिंग सेफ प्लेस नहीं होता है लाइटनिंग से बचने के लिए. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. अगर हम तूफान के टाइम पे अम्ब्रेला, छाता भी लेके जाते हैं तो वो भी अच्छा आइडिया नहीं है.
इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री, अगर हम जंगल में हैं तो हमें छोटे छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लेनी चाहिए. If no shelter is available and you are in open field, stay far away from all trees, stay away from poles or other metal objects. अगर आज आप किसी ओपन प्लेस पे हो और आपको के पास कोई भी शेल्टर नहीं है ओपन में, तो आपने क्या करना है, जितने भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं या फिर मेटल ऑब्जेक्ट वहाँ पे उस फील्ड में है उनसे दूर रहना है. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ना ही ग्राउंड पे लेटना है. Instead, squat low on the ground. Place your hands on your knee with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be strike. ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों को नीचे ज़मीन पे बैठ जाएं, अपने हाथों और घुटनों को अपने माथे और घुटनों को एक साथ जोड़ के अपने हाथों के बीच में अपने सिर को ढक ले, जैसे आपको फिगर 15.6 में दिखाया गया है. इस तरह से बैठ जाए. इससे भी क्या होता है, आप बच सकते हो थंडरस्टॉर्म में. इनसाइड द हाउस, अगर हम घर के अंदर है तो क्या करना चाहिए. लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप्स. डू यू रिमेंबर, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ये जो लाइटनिंग होती है ये टेलीफोन की जो वायर होती है, इलेक्ट्रिकल वायर होती है, मेटल पीस होते हैं, उस पर अफेक्ट करती है. ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइड. जब भी तूफान आता है या फिर बिजलियाँ चमकती है तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन. ऐसी सिचुएशन में हम मोबाइल फ़ोन या फिर जो कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं बिना वायर वाले, उनको यूज़ कर सकते हैं. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. ऐसे में हम जो पर्सन वायर के थ्रू हमारा फ़ोन यूज़ कर रहा है उससे भी कॉल नहीं कर सकते हैं. बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर. और जो चलता हुआ पानी होता है उसमें नहाना भी नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड. इलेक्ट्रिकल लाइट रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म. और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इन सबको हमें अनप्लग करना चाहिए. इनकी वायर्स वगैरह सारी निकाल देनी चाहिए प्लग से. ओनली लाइट को हम ऑन रख सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी हार्म नहीं होता है. Lightning conductors. What are lightning conductors? Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. Lightning conductor एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाते हैं. A metallic rod taller than the building instead the wall of the building during its construction. हमें क्या करना चाहिए, जब हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस टाइम पे एक मेटालिक रॉड जो कि बिल्डिंग से भी बड़ी होती है उसको बिल्डिंग की वॉल में फिट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के टाइम पे. वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड. इसका एक एंड हमें ऊपर रखना है मतलब कि एयर में, और एक ग्राउंड में इसको दबा देना एक एंड. द रॉड प्रोवाइड इजी रूट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड. जिससे क्या होता है, वो जो रॉड होती है वो एक रूट बना लेती है इलेक्ट्रिक चार्ज को सीधा ग्राउंड में डालने के लिए. द मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एक्सटेंड बट नो नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. जो मेटल कॉलम्स बने होते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे और जो इलेक्ट्रिकल वायर लगी होती है वाटर पाइप्स बिल्डिंग में, वो भी हमें प्रोटेक्ट करती है थंडरस्टॉर्म के टाइम पे. नेक्स्ट आता है आपका अर्थक्वेक. व्हाट इज अर्थक्वेक? भूकंप क्या होता है? यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. इन क्लास 7th you learnt about cyclone. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. बहुत सी जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनके बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है, जैसे थंडरस्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया. इन सब के बारे में जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो कई एरिया पे पहले ही वार्न कर देते हैं लोगों को, ताकि लोग जो है सेफ प्लेस पे चले जाएं और इन सब चीज़ों से बच सकें. इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकॉमिंग इट. जब भी तूफान आता है तो पॉसिबिलिटी होती है वो अपने साथ लाइटनिंग, बिजलियाँ चमकाता है और फिर साइक्लोन को लेके आता है.
सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डैमेज कॉज बाय दिस फिनोमिना। इसलिए हमें मतलब आइडिया लग जाता है कि तूफान आने वाला है, जो बिजलियाँ चमकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, उससे पहले ही हम आइडिया लगा लेते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हम सेफ प्लेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थक्वेक। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. It is caused by earth disturbance deep inside the earth crust. ये जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है? सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग। जब जो अर्थ की सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग मतलब वाइब्रेशन टाइप की होती है अर्थ में, बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये किसकी वजह से होता है? अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ की जो इनर लेयर होती है उसके बीच में जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है। अर्थक्वेक ओवर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक जो है वो हमेशा अर्थ के अंदर होता रहता है। देयर आर नॉट इवन नोटिस, बट इसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक आर मोर लेस फ्रिक्वेंट, दे कैन कॉज immense damage to building, bridge, dams and people। और जब भी अर्थक्वेक होता है तो ये क्या करता है? थोड़ी देर के लिए आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करके चला जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। इन एंशिएंट टाइम people did not know the true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the an old told by Bujo grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world। पहले के टाइम पे क्या होता था? अर्थक्वेक क्यों कॉज होता है इसकी स्टोरी मतलब ये सिर्फ स्टोरियों में ही था कि ऐसा होता है वैसा होता है। एक्चुअल में अर्थक्वेक क्यों होता है ये सब किसी को पता नहीं होता था। Now you know that the tremors are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth is called crust। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि जो अर्थक्वेक होता है वो किसकी वजह से होता है? जो अपरमोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो तब ये अर्थक्वेक होता है। The outermost layer of earth is not in one piece, it is fragmented. Each fragment is called plate. These plates are constituent motion when they burst past one another। जो अर्थ होती है वो सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं मिलके बनी है, ये बहुत सारी, इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत सारी फ्रेगमेंटेड होती है, अलग अलग पीसेज में ये कन्वर्ट होती है, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट हमेशा मोशन में होती है, हमेशा ये जो प्लेट्स होती है ये मोशन में होती है। जब ये बहुत ज़्यादा आपस में टकराती है, इनके बीच में डिस्टर्बेंस होती है तो ये अर्थक्वेक को कॉज करती है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जो अर्थक्वेक होता है वो अर्थ की जो प्लेट्स होती है उसकी मूवमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन। Since earthquakes are caused by movement of plates, the boundaries of the plate are weak zones, where the earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic zone और fault zone। देखो हमको अब पता लग गया है कि जो earthquake होता है वो अर्थ प्लेट की मूवमेंट की वजह से होता है। तो जो इन प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है वो वीक जोन्स होते हैं, जहाँ पे earthquake हमेशा आता है। These weak zones are known as seismic zone। Next, the power of an earthquake is expressed in terms of a magnetic on a scale called Richter scale। और जो earthquake होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल के थ्रू। अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 7 से हाई होता है एज इन रिचर स्केल। नेक्स्ट आता है सिस्मोग्राफ। द टर्मर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। और जो सिस्मिक वेव्स होती है उसको हम किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? सिस्मोग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक और लाइटनिंग के जो प्रोटेक्शंस है वो सेम से है कि हमें ओपन प्लेस पे मतलब सेफ प्लेस पे जाना चाहिए जब भी अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक आने से पहले जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, हमें जो भी वेदर डिपार्टमेंट होता है वो अवेयर कर देता है, तो उनकी अवेयरनेस को हमें अनसुना नहीं करना चाहिए और सेफ प्लेस पे चला जाना है। इफ़ यू आर एट होम
टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। जब भी अर्थक्वेक आते हैं, अगर हम घर पे हैं तो हमने क्या करना है, टेबल के नीचे शेल्टर ले लेनी है और जब तक कि वो वाइब्रेशन स्टॉप ना हो जाए तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकलना है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। और जो भी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे दूर रहना है। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिल्लो। अगर आप बेड पे लेटे हो तो हमने उठना नहीं है, अपने सिर को पिल्लो से ढक देना है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर घर के बाहर है तो क्या करना है, फाइंड अ क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड। अगर किसी ओपन प्लेस पे है तो क्लियर स्पॉट पे जाके या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, उनसे दूर रहना है। और जो बिजली की तारें होती हैं उनसे भी दूर रहना है। इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द टाइमर्स स्टॉप। अगर आप गाड़ी या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, बस धीरे धीरे चलते रहना है। So our chapter number 15 is complete.